सोचिए जरा, एक अकेले सेल से शुरू होकर इतना बड़ा और जटिल जीव बन जाना, ये सच में प्रकृति की सबसे शानदार इंजीनियरिंग है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी कमाल के बुनी हुई संरचना के बारे में बात करेंगे। एक छोटे से सेल से लेकर हमारे और पौधों के अंदर दिन रात काम करने वाले उन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स तक जो इस जीवन को पूरी तरह से संभव बनाते हैं। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं, आखिर कोशिकाएं यानी सेल्स एक साथ जुड़कर टिश्यूज बनाती ही क्यों हैं? मेरा मतलब है, अगर एक अमीबा अपना सारा काम एक ही सेल से निपटा सकता है, तो फिर इन बड़े जीवों को इतने सारे सेल्स की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब एक सिंपल से कॉन्सेप्ट में छिपा है, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम का बंटवारा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यह बंटवारा आखिर होता कैसे है, यही आज हमारी इस चर्चा का मुख्य बिंदु है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस विषय के 6 मुख्य पहलुओं पर नजर डालते हैं। पहला, कोशिकाओं से टिश्यूज तक का सफर। दूसरा, पौधों बनाम जानवरों की जरूरतें। तीसरा, पौधों के विकास के इंजन। चौथा, सहारा और परिवहन। पांचवा, सुरक्षा देने वाले टिश्यूज। और आखिर में संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यूज। पहला भाग, कोशिकाओं से टिश्यूज तक, काम का विभाजन। बेसिक सी बात है, जब एक ही तरह की संरचना और काम वाली कोशिकाएं अपना एक ग्रुप बना लेती हैं, तो उस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। ये बिल्कुल किसी बड़ी फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसा है, जो ऑर्गेनिज्म की क्षमता और एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स काम आसानी से हो सके। दूसरा भाग, पौधों बनाम जानवरों की जरूरतें, एक तुलनात्मक पहल। इन दोनों के टिश्यूज अंदर से देखने पर इतने अलग क्यों होते हैं? इसका सीधा कनेक्शन इनके जीने के तरीके और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा है। सबसे अहम बात यह है कि संरचना हमेशा जरूरत के हिसाब से बनती है। पौधों को देखिए, वो बेचारे एक ही जगह खड़े रहते हैं। उन्हें तेज हवा, बारिश और तूफान झेलना होता है, जिसके लिए उन्हें एक मजबूत और कठोर सहारे की जरूरत होती है। इसीलिए उनके टिश्यूज में डेड सेल्स और थिक सेल वॉल्स ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरी तरफ जानवरों को शिकार करने और घूमने फिरने की आज़ादी चाहिए होती है। उन्हें लचीलेपन की ज़रूरत है। उनकी कोशिकाओं में सेल वॉल्स नहीं होती, जो उन्हें लोकोमोशन यानी चलने फिरने के लिए ज़रूरी फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। तीसरा भाग, पौधों के विकास के इंजन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब सिर्फ पौधों की बात करें तो उनका विकास एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जो कुछ खास इंजन्स के भरोसे चलता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को आप प्रकृति की सबसे फास्ट फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन टीम मान सकते हैं। ये कोशिकाएं लगातार और तेजी से डिवाइड होती रहती हैं। इनकी इंजीनियरिंग सच में अनोखी है। ये एक दूसरे से बिल्कुल सटकर जुड़ी होती हैं। इनमें वैक्यूल्स बिल्कुल नहीं होते और इनका एकमात्र लक्ष्य होता है लगातार नई कोशिकाएं बनाना, ताकि पौधा तेजी से विकास कर सके। इस लगातार विकास को हम एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। अगर कांच के 2 जार में पानी भर के प्याज रख दिए जाएं, तो उनकी जड़ें पानी में नीचे की तरफ बढ़ने लगती हैं। इन जड़ों के बिल्कुल सिरे यानी टिप्स पर एपिकल मेरिस्टम मौजूद होता है। अगर हम एक प्याज की जड़ों के टिप्स को थोड़ा सा काट दें, तो उसकी लंबाई बढ़ना वहीं तुरंत रुक जाती है। ये साफ प्रमाणित करता है कि लंबाई बढ़ाने वाली ये खास इंजीनियर्ड कोशिकाएं सिर्फ पौधे की टिप्स पर ही होती हैं। लेकिन पौधे सिर्फ लंबे थोड़ी होते हैं, वो मोटे भी होते हैं। ये मोटाई बढ़ाने का काम करता है लेटरल मेरिस्टेम। ये पौधे के तने यानी स्टेम के अंदर एक रिंग की तरह मौजूद होता है। जैसे जैसे ये कोशिकाएं डिवाइड होती हैं, तना अंदर और बाहर दोनों तरफ नए सेल्स जोड़ता चला जाता है, जिससे पेड़ की मोटाई धीरे धीरे बढ़ती रहती है। लैटरल मेरिस्टेम की इस लगातार मेहनत को हम किसी पेड़ के कटे हुए तने में बनने वाली इन एनुअल ग्रोथ रिंग्स में साफ देख सकते हैं। ये रिंग्स सिर्फ उस पेड़ की उम्र नहीं बताती हैं, बल्कि पिछले सालों में वहाँ का मौसम कैसा रहा, उसका एक पूरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड होती हैं। जैसे अगर कोई रिंग बहुत पतली है, तो उसका मतलब हो सकता है कि उस साल वहाँ भारी सूखा पड़ा था। अब इसके तीसरे प्रकार पर आते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब लॉन मोअर से घास काट दी जाती है, तो वो दोबारा उतनी ही तेजी से वापस कैसे उगाती है? इसका राज उनके नोड्स के पास छुपा यही इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। यही वो चमत्कारी मैकेनिज्म है जो कटी हुई घास या जानवरों द्वारा खाई गई शाखाओं को वापस रीजनरेट होने की क्षमता देता है। चौथा भाग, पौधों को सहारा और परिवहन, परमानेंट टिश्यूज। तो क्या होता है जब मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं डिवाइड होना बंद कर देती हैं? तब वो परमानेंट टिश्यूज बन जाती हैं
और पौधे को सहारा देने और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को संभालने लगती हैं। इन सिंपल परमानेंट टिश्यूज को आप किसी बिल्डिंग को बनाते वक्त इस्तेमाल होने वाले अलग अलग मटेरियल्स के रूप में सोच सकते हैं। पैरेन्काइमा का काम है खाना स्टोर करना। कोलेनकाइमा पौधे को वो लचकपन देता है जिससे उसकी टहनियां बिना टूटे तेज हवा में आराम से झुक सकती हैं। और स्क्लेरेनकाइमा, जो ज़्यादातर डेड सेल से बना होता है, वो नारियल के खोल जैसा सख्त और मजबूत होता है जिससे पौधे को हमेशा सीधा और तनकर खड़ा रहने की ताकत मिलती है। अब इन्हें एक सख्त सहारे के अलावा अंदर एक तगड़े प्लम्बिंग सिस्टम की भी ज़रूरत होती है। जाइलम जमीन से पानी को ऊपर खींचने के लिए भारी, मजबूत और ज्यादातर डेड कोशिकाओं के पाइप्स का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ फ्लोएम पत्तियों में बने हुए खाने को पूरे पौधे में पहुंचाने के लिए सीव ट्यूब्स जैसी जिंदा कोशिकाओं के नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। सीधे शब्दों में कहें तो एक पाइप पानी के लिए और दूसरा फूड डिलीवरी चैनल के लिए। 5वां भाग, जानवरों में सुरक्षा के टिश्यूज। सुरक्षा की पहली पंक्ति। चलिए अब पौधों की स्थिर दुनिया से निकलकर जानवरों के चलते फिरते शरीर की सबसे बाहरी परत यानी एपिथेलियल टिश्यूज पर आते हैं। ये वाकई बहुत हैरत अंगेज है कि एक कोशिका का आकार उसके काम पर किस तरह निर्भर करता है। पापड़ जैसी पतली कोशिकाएं आपको वहां मिलेंगी जहां गैस का आदान प्रदान होना है, जैसे लंग्स में। स्किन पर कोशिकाओं की मोटी और कई लेयर्स होती हैं जो किसी भी चोट या घिसाव से बचाती हैं। और जहां खाना पचाना या एब्जॉर्ब करना है, वहां आपको लंबी खंबे जैसी कोशिकाएं मिलेंगी। संरचना और फंक्शन का एक बिल्कुल परफेक्ट मेल। 6ठा भाग, जानवरों के शरीर को जोड़ना, कनेक्टिव टिश्यूज। सुरक्षा देने वाली इस बाहरी परत से थोड़ा अंदर चलें तो हमें वो आंतरिक बाइंडिंग मिलती है जो एक जानवर के पूरे ढांचे को आपस में मजबूती से जोड़कर रखती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि खून और हड्डी ये दोनों देखने में बिल्कुल अलग हैं। एक बहता हुआ लिक्विड है और एक बिल्कुल ठोस। लेकिन सुनने में चाहे कितना भी अजीब लगे, बायोलॉजी की दुनिया में ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यूज की कैटेगरी में आते हैं। इनमें फर्क सिर्फ इनके मैट्रिक्स की बनावट का है। खून का मैट्रिक्स पानी जैसा नरम है ताकि ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके, जबकि हड्डी का मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस से बना बेहद कठोर होता है ताकि वो हमारे शरीर का सारा वजन आसानी से उठा सके। अगर हम खून को थोड़ा और करीब से देखें तो इसका 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, और बाकी बचा 45% हिस्सा फॉर्म्ड एलिमेंट्स का होता है। और सच मानिए, ब्लड का यही 45% हिस्सा सबसे ज्यादा एक्शन पैक्ड और बिजी होता है। इन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स का जादू हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रोज महसूस करते हैं। जैसे जब कभी चोट लगती है तो थोड़ी देर में वहां खून जमने लगता है। ये असल में प्लेटलेट्स का ही कमाल है। जब किसी इन्फेक्शन वाली जगह पर लाल रंग और सूजन आ जाती है तो दरअसल वो वहां जमा हुए व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो उस वक्त बीमारी फैलाने वाले जर्म से जमकर लड़ रहे होते हैं। और एक्सरसाइज करते वक्त जब चेहरा लाल पड़ जाता है तो वो तेजी से भागते हुए रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है जो आपके टिश्यूज तक और ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे होते हैं। तो आखिर में हम एक बहुत ही खास नतीजे पर पहुंचते हैं। चाहे वो किसी पेड़ का कठोर तना हो या इंसान की रगों में दौड़ता हुआ खून, हर एक कोशिका, हर एक टिश्यू उसी सोचे समझे डिवीजन ऑफ लेबर का एक हिस्सा है। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चरल फैसले ही हैं जो इन ऑर्गेनिजम्स को अपनी इतनी जटिल जिंदगी जीने और दुनिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी पैदा करने की ताकत देते हैं। जाते जाते एक आखिरी दिलचस्प सवाल। जैसे जैसे रिसर्चर्स प्रकृति के इन इंजीनियरिंग चमत्कारों को और बेहतर समझ रहे हैं, आगे चलकर ऐसी कौन सी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं हैं जिन्हें मानव कल्याण के लिए मॉडिफाई किया जा सकेगा। हम तो बस इन आंतरिक मशीनरीज को अभी ठीक से समझना शुरू ही कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर हम इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स की वर्किंग को पूरी तरह रेप्लिकेट करना सीख लें तो मेडिकल और एग्रीकल्चरल साइंस की दुनिया में अगला बड़ा चमत्कार क्या होगा। हर जीवित चीज के अंदर चुपचाप चलने वाली ये मशीनरी सच में बेहद हैरान करने वाली